Hi everyone, welcome back to your own channel. Neat is mine, and here we are with the another video for class 10th, chapter number 5, life processes. We are already done with two lectures, part 1, जहाँ पे हम लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस के इंट्रोडक्शन और डिफरेंट प्रोसेसेस जो भी हमने स्टडी करने थे वो स्टार्ट किया था चैप्टर के इंट्रोडक्शन, और हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स तक कवर किया था. इनकेस आप लोगों ने वीडियो अभी तक नहीं देखी, आई बटन विजिबल है, आप आई बटन को क्लिक कीजिए, आप वहां से वीडियो इमीडिएटली देख पाएंगे. नेक्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में हम लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट किया था या फिर प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस देखा था. अगेन आई बटन आपको विजिबल होगा पार्ट 2 का, आप वहां से देख सकते हैं. दिस इज पार्ट 3 फॉर द सेम चैप्टर, जहां पे आज हम लोग रेस्पिरेशन सिस्टम शुरू कर रहे हैं. रेस्पिरेशन सेकेंड एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, और आज हम लोग रेस्पिरेशन कंप्लीट खत्म करेंगे, चाहे वो एनिमल्स का हो चाहे वो प्लांट्स का हो. सो स्टार्टिंग विद रेस्पिरेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस, ठीक है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेनिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड वी हैड टेकन इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. एक प्रोसेस है जहां पे हम लोग फूड से एनर्जी ले रहे हैं, किसकी मदद से? ऑक्सीजन की मदद से. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिखेंगे. The process of breakdown of food so as to obtain energy, so as to obtain energy in the presence of ऑक्सीजन. बट ये जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है ये कंडीशनल है, हो सकता है ऑक्सीजन हो ना हो, बट गैसेस का होना कहीं ना कहीं जरूरी है. ठीक है, सो रेस्पिरेशन बेसिकली क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड सो एज टू ऑब्टेन द एनर्जी. और एनर्जी किस फॉर्म में आएगी हमारे पास? इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ATP विच स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. दिस इज योर ATP, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल. सेल जो एनर्जी होता है वो इसके फॉर्म में गेन करता है. सो दिस इज अ क्विक डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन, जहां पे हमने खाने को तोड़ा ताकि हमें एनर्जी मिल सके. वी आर स्टार्टिंग विद रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. ठीक है, प्लांट्स के साथ हम लोग रेस्पिरेशन स्टार्ट कर रहे हैं. सो इन प्लांट्स रेस्पिरेशन इज गिवन अ स्पेशल नेम कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. प्लांट्स में द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, the exchange of gases in plants occurs by a process of transpiration with the help of special structures present over leaf called stomata. ठीक है, तो प्लांट के पास लीफ के ऊपर कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं स्टोमेटा. ये जो स्टोमेटा होता है, दीज हेल्प्स प्लांट टू एक्सचेंज गैसेस. ठीक है, ये गैसेस का एक्सचेंज करने में मदद करता है, एंड दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज नोन एज ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स. सो बेसिकली प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड to perform photosynthesis and in exchange
releases out ऑक्सीजन। ठीक है, तो प्लांट क्या करते हैं, जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं वो प्लांट्स लेते हैं, उस प्रोसेस में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में और फिक्स करते हैं इनटू ग्लूकोज। सो हमने पढ़ा था, जब हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था तो उसमें हमने लिखा था एक पॉइंट, नेसेसरी कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सो टू मेक द फिक्सेशन, है ना, ताकि फिक्सेशन हो सके। फिक्सेशन किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। ठीक है, सो दिस इज योर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आप लोगों के साइड में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा इस समय, ओपन स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कब होती है, जब उसका टर्गर प्रेशर हाई हो जाता है और यू कैन से प्लांट स्वेल हो जाता है। सॉरी, स्टोमेटा के जो गार्ड सेल होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं। तो स्वेलिंग ऑफ गार्ड सेल्स, swelling of guard cells causes opening of stomata। ठीक है, अगर जो आपके गार्ड सेल्स स्वेल होते हैं तो आपका स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। एंड श्रिंकिंग कॉज क्लोजिंग, और श्रिंकिंग से क्या होता है, ये बंद हो जाता है। पोटेशियम आयन हेल्प्स इन क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, तो इससे ऊपर आपके ऊपर क्वेश्चन नहीं जा सकता। मैंने आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी करा दिया है। कई बार पूछ लेते हैं कि उस स्टोमेटा किसकी वजह से ओपन होता है, तो पोटेशियम उसमें इन्वॉल्व होता है। देन गार्ड सेल कब ओपन होते हैं, स्वेलिंग की वजह से ओपन होते हैं। और क्लोज कब होते हैं, श्रिंकिंग की वजह से ओपन होते हैं। ठीक है, और इसे टर्जिड भी कहते हैं हम लोग। अगर जो आपने 9th क्लास में प्लाज्मोलिसिस का कॉन्सेप्ट स्टडी किया है तो स्वेल्ड सेल को हम लोग टर्जिड सेल कहते थे, और जो श्रिंक सेल था उसे हम लोग प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहते थे। तो वर्ड वहां से भी इंटरचेंज हो सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है कि जो हमारे पास ग्लूकोज होता है, द मेन सोर्स ऑफ, जिसे आप लोगों को लगता है एनर्जी है, जो हमारे पास मेन न्यूट्रिएंट निकल के आता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, दैट इज ग्लूकोज। सो ग्लूकोज कितने माध्यम से टूट सकता है वो देखते हैं हम, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, जो कि इससे पहले करना चाहिए था मेरे को, आई स्किप्ड इट, मैं भी करूंगा वो। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन फर्स्ट। दो तरह की रेस्पिरेशन देखने को मिलती है हमें। वन इज एनारोबिक एंड एरोबिक। एनारोबिक मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल, ईस्ट सेल। हियर एग्जाम्पल आरबीसी लिख सकते हैं हम लोग। वैसे आरबीसी में तो आई विल से विल नॉट मेंशन दिस वर्ड हियर, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सेल लिख लेते हैं। ह्यूमन सेल्स में जितनी भी होती है वो आपकी कैसी होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, एक्सेप्ट मसल सेल्स। ठीक है, मसल सेल्स के हम स्टडी करेंगे भी। सो हमें पता है कि अल्टीमेट जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है। अभी जो ग्लूकोज होता है ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल को पहले हमारी बॉडी सिंपल कंपाउंड में तोड़ती है, दैट इज अ पायरुवेट। ईच पायरुवेट मॉलिक्यूल कंटेन 3 कार्बन मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब एक कार्बन से 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल आपको देखने को मिलते हैं। नाउ दिस पायरुवेट अंडरगो 3 डिफरेंट कंडीशंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। 3 डिफरेंट कंडीशंस के पास ये जा सकता है। पहली कंडीशन आपके पास है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है इन लैक ऑफ ऑक्सीजन।
एंड नेक्स्ट इज योर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होगी, यहां पे ऑक्सीजन होएगी बट उतनी ऑक्सीजन नहीं होगी जितनी सेल को चाहिए होगी रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए। देन यहां पे कंप्लीट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। यहां पे जो आपके पास आएगा वो आएगा इथेनॉल। अभी तक आप लोग अल्कोहल पढ़ते थे बट अब आ जाएगा इथेनॉल प्लस एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस of formation of ethanol and carbon dioxide is known as fermentation। और ये कहां देखने को मिलता है? ईस्ट सेल के अंदर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो हमारी मसल सेल्स में होता है, क्या होता है? यहां पे लैक्टिक एसिड बनेगा प्लस एनर्जी। This lactic acid is a cause of pain in muscles after exercise। एक्सरसाइज करने के बाद हम लोगों की मसल्स में पेन होता है। द रीजन बीइंग वहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनता है एंड दिस लैक्टिक एसिड इज अ कॉज ऑफ पेन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की अगर जो हम बात करें तो हमारी बॉडी में क्या क्या बनेगा? एक तो ऑक्सीजन बनेगी, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, प्लस कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, प्लस आपकी एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और ये सारी एनर्जी एटीपी की फॉर्म में ही है। सो दिस फ्लो चार्ट इज नोन एज फेट ऑफ ग्लूकोज। फेट का मतलब होता है रिजल्ट, कि अल्टीमेटली हमें ग्लूकोज से क्या क्या मिलता है। दिस इज फेट ऑफ ग्लूकोज। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड फेट ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट टॉपिक इन द चैप्टर इज अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेशन। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज देयर ऑन योर स्क्रीन्स, ठीक है, आपको ऑलरेडी दिख रहा है, विच इज बिलो द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। सो दिस इज अ लिटिल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। So we are starting with this now. Okay. Next is human respiratory system. So human respiratory system शुरू होता है nostrils के साथ, द ओपनिंग ऑफ नोज, ठीक है। ओपनिंग ऑफ नोज को हम लोग नॉस्ट्रल्स कहते हैं, उसके अंदर होता है नेसल पैसेज, जैसे माउथ देन बक्कल कैविटी होता था, वैसे यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? सबसे पहले नॉस्ट्रल्स देखने को मिलेंगे। नॉस्ट्रल्स की बात करें तो सबसे पहले होती है ओपनिंग, ओपनिंग थ्रू विच एयर enters into body और पैसेज, ठीक है, हमारे विंड पैसेज में जहां से एयर एंटर करती है, दैट इज नोन एज नॉस्ट्रल्स। देन नॉस्ट्रल्स के बाद क्या होता है? इट हेल्प्स इन प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर। इट इज बेसिकली कंटेन्स हेयर्स विच हेल्प्स इन प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर। ये चेक करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर्स का मतलब कि जो आपके एयर है जो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए, उसके अंदर डस्ट के पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए, कोई माइक्रोब्स नहीं होने चाहिए। तो इसका काम होता है वो सब कुछ चेक करना, और अगर जो कोई होता है तो ये वहीं पे पहले ही रास्ते में रोक लेती है उसे और बाकी एयर को अंदर जाने देती है। देन नेक्स्ट एयर विल मूव इनटू विंड पाइप। एयर कहाँ एंटर करेगी? विंड पाइप में एंटर करेगी। अब जो विंड पाइप होती है और जो आपकी फूड पाइप होती है, दे आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है। सो क्या होता है, जो आपकी फूड पाइप होती है उसके ऊपर एक कवर होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग कहते हैं एपीग्लोटिस।
क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस। ग्लोटिस इज द ओपनिंग ऑफ फ्रूट पाइप। तो वो जो एपिग्लोटिस होता है वो क्या करता है, जब भी हम लोग एयर इनहेल करते हैं वो हमारे फूड पाइप को कवर कर लेता है। लेट अस से दिस इज योर फूड पाइप एंड दिस इज योर विंड पाइप। सो यहाँ पे क्या होता है, कवर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि जैसे ही आप लोग एयर इनहेल करते हो ये इसे कवर कर लेता है ताकि एयर आपकी फूड पाइप में ना जा पाए, और जब खाना खाते हो इसे ओपन कर देता है, बेसिकली इस डायरेक्शन में ओपन कर देगा ये ऐसे, ताकि जो फूड है वो सीधा इसके अंदर जाए, यहाँ ना जाए बेसिकली। ठीक है, तो दिस इज अ स्ट्रक्चर, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एपिग्लोटिस विच इज फ्लैप like structure. It covers food pipe while inhaling, while the process of respiration लिख सकते हैं हम लोग, while the process of respiration। ठीक है, सो ये होता है एपिग्लोटिस, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपके फूड पाइप को कवर कर रहा है जब आप लोग रेस्पिरेशन की क्रिया कर रहे हो। देन विंड पाइप का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्यूरिफाइड एयर टू द नेक्स्ट पैसेज। विंड पाइप के बाद आपके पास आता है लैरिंक्स। दिस इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, contains vocal cords, जिसे आप लोग कहते हो stretched membranes। ठीक है, इसके पास vocal cords होते हैं और उसी का दूसरा नाम होता है stretched membranes with a have narrow स्लिट, छोटी सी ओपनिंग होती है। लेट अस से इफ दिस इज अ विंड पाइप, तो विंड पाइप में आपको दो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन्स दिखेगी और उसके बीच में छोटी सी एक स्पेस होगी ताकि आपकी जो गैसेज है वो अंदर पास हो सके। और जब गैसेज पास होती है दीज शीट्स यूज टू वाइब्रेट एंड दैट इज हाउ अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, है ना। साउंड इज द रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशन ओनली। तो ये वाइब्रेट होती है और आपको क्या देखने को मिलती है, साउंड देखने को मिलती है। देन लैरिंग्स के बाद आपके पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा ट्रैकिया। made up of incomplete rings of cartilage। ठीक है, इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से बन रखा है। उसके बाद हेल्प्स टू प्रिवेंट मिक्सिंग, helps to prevent mixing of two gases। ठीक है, जो दो गैसेज आपकी विंड पाइप से इकट्ठी जा रही है, क्योंकि एक साइड से ऑक्सीजन आ रही है दूसरी साइड से कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, तो ये प्रिवेंट करता है मिक्सिंग एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम कोलैप्सिंग। ठीक है, उनको टक्कर नहीं होने देता, उनको सेपरेट करके रखता है। 7 इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से बना होता है ये। और इनकम्प्लीट मतलब कि आपकी जो रिंग होती है एक्चुअली में वो ऐसे होनी चाहिए पूरी रिंग, बट ये पूरी नहीं होती, दिस इज इनकम्प्लीट। और ऐसे आपको 7 रिंग्स देखने को मिल सकती है। ठीक है, दिस इज योर ट्रैकिया। आपको वहां पे भी दिख रहा होगा ट्रैकिया, दिस इज योर ट्रैकिया। नेक्स्ट आफ्टर ट्रैकिया the wind pipe extend to a common passage called bronchi। then जो wind pipe होता है वो common passage bronchi में जाता है। then जो bronchi होता है, bronchi suppose this tube, ये आपकी wind pipe आ रही थी, wind pipe पे trachea है, ट्रैकिया के बाद एक छोटी सी एक्सटेंशन होती है जिसे हम लोग कहते हैं ब्रोंकाई। विंड पाइप की ही एक्सटेंशन है बेसिकली, विच टर्मिनेट्स इनटू 2 डिफरेंट लंग्स, जो टर्मिनेट हो जाती है टू एंटर इनटू 2 डिफरेंट लंग्स। तो ब्रोंकाई कुछ नहीं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है विच इज एक्सटेंशन ऑफ विंड पाइप एंड
terminates into two different parts, that is known as secondary bronchioles. Which terminates to form secondary bronchioles. Then secondary is further after entering in the lungs. Just hold for a while. सपोज ये आपकी नॉर्मल थी ब्रोंकाई, ये टर्मिनेट हो गई और ये एक लंग से अंदर एंटर कर गई. देन दिस फर्दर डिवाइड्स इनटू नंबर ऑफ ब्रांचेस. ठीक है, बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है टू फॉर्म टर्शियरी ब्रोंकियोल्स. These tertiary bronchioles are further attached to a balloon-like structure called alveoli. And these are the very important structures of human respiratory system. अभी इसके बाद make this done in your notebooks, इतना लिख लीजिए and then we are moving on to the further part alveoli. Alveoli के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है in your boards. So I'm erasing this out. So थोड़ा सा हम लिखेंगे अब alveoli के बारे में. Structural and functional unit of human respiratory system. ठीक है, it is a structural and the functional unit of human respiratory system. These are balloon like structures. These are बैलून लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जैसे इसके अंदर हवा आएगी ये फूल जाएगा, है ना, और जैसे इसके अंदर से हवा निकलेगी ये श्रिंक हो जाएगा. स्वेल और श्रिंकिंग देखने को मिलती है. देन उसके बाद इट इज मेड अप ऑफ, इट हैव थिन वॉल्स. इसकी जो वॉल्स होती है वो बहुत पतली होती है. एंड are rich blood vessels. Then this is main site of exchange of gases. ठीक है, जितने भी आपकी गैसेस का एक्सचेंज होगा वो आपकी एल्वोलाई के थ्रू ही होगा, थ्रू डिफ्यूजन. ठीक है, तो क्या है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. देन बैलून लाइक है, थिन वॉल्स होती है, रिच इन ब्लड वेसल्स है. उसके बाद इट इज अ मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू डिफ्यूजन. जो गैसेस का एक्सचेंज होगा वो कैसे होगा, डिफ्यूजन के थ्रू होगा. ठीक है, सो दिस इज लिटिल ऑल अबाउट एल्वोलाई एंड कंप्लीट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, डायफ्राम होता है. helps in the process of respiration by increasing or decreasing the volume, increasing and decreasing the space for lungs to expand or contract. ठीक है, ये क्या करता है, अगर जो आपके लंग्स एयर इनहेल कर रहे हैं, आप लोग हवा अंदर ले रहे हो, तो उसमें क्या होगा, आपको जो डायफ्राम होगा पहले ऐसे पड़ा होता है, उस टाइम पे वो ऐसे हो जाएगा ताकि लंग्स के लिए जगह बन जाए, स्पेस बन जाए ताकि वो स्वेल हो सके.
और जब आप लोग एयर एक्सेल आउट करते हो, बाहर निकालते हो, उस टाइम पे ये स्ट्रक्चर अगेन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, ताकि आपके लंग्स के लिए स्पेस कम हो जाए और वो श्रिंक हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज योर रिब केज। दिस इज अ प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है, जो हमारे लंग्स को, पूरे थोरेसिक चैम्बर को प्रोटेक्ट कर रहा है। अच्छा, जो टर्शरी ब्रोंकाई होती है, मेक श्योर ये पहले लंग्स आएगा एंड देन आपकी एल्वोलाई आएगी, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास आता है रिब केज, मेड ऑफ 24 बोन्स और 12 पेयर्स, ठीक है। प्रोटेक्ट लंग्स फ्रॉम डैमेज एंड 3 तरह के लंग्स रिब केज होते हैं हमारे पास। 3 तरह के बोन्स में डिवाइड करते हैं हम रिब केज को। सबसे पहला होता है आपका ट्रू रिब्स, सेकंड होता है आपका फॉल्स रिब्स एंड थर्ड होता है आपका फ्लोटिंग रिब्स। ये क्यों बोला गया है? क्योंकि आपके पास एक बीच में बोन होती है, स्टर्नम होती है एक बीच में, ठीक है, जो आपके सेंटर से पास हो रही होती है। सो क्या होता है कि पीछे आपकी वर्टिबल कॉलम होता है, वर्टिबल कॉलम से रिब केज अराइज होता है और स्टर्नम पे आके अटैच हो जाता है। सो पीछे से निकलेगी और स्टर्नम पे आ जाएगी। सो जो पहले 7 पेयर ऑफ रिब होते हैं वो आगे से निकलते हैं और अटैच हो जाते हैं स्टर्नम पे आके, ठीक है। 7 तो ऐसे होएंगे। उसके बाद जो अच्छा, ये 1 to 7 ये होते हैं, देन 8 to 10, देन दिस इज 11 एंड 12th। सो जो 8, 9, 10 होगा वो क्या करता है, स्टर्नम पे ना जुड़ के लास्ट वाले हमारे रिबकेज पे जुड़ जाता है। तो ये 3 यहां जुड़ गए, दैट इज वाई से हमने फॉल्स रिब्स कहा। एंड जो लास्ट के 2 होते हैं वो कहीं भी नहीं जुड़ के, वो नॉर्मल ओपन पड़े रहते हैं, दैट इज वाई फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ब्रीफ, ठीक है। ईच एंड एवरी पॉइंट वॉज कवर्ड। इन केस आप लोगों को कोई डाउट लगता है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन so that we can get back to you. And there is one more exciting news coming for you people very soon, ठीक है, stay tuned for that. Also meanwhile subscribe, like and share our videos. Thank you.